Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। आज की क्लास में हम मार्क्सिज्म फ़िलॉसफी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास मार्क्सिज्म फ़िलॉसफी। आज की क्लास में हम मार्क्सिज्म फ़िलॉसफी को डिटेल में पढ़ेंगे। मार्क्सिज्म फ़िलॉसफी क्या है, किसकी आइडियोलॉजी थी, यानी कि फादर कौन थे मार्क्सिज्म के, और इसके प्रिंसिपल्स क्या थे, और इस फ़िलॉसफी का हमारे एजुकेशन फील्ड में क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये सब आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं मार्क्सिज्म के इंट्रोडक्शन से। मार्क्सिज्म इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। मार्क्सिज्म को वेस्टर्न फिलॉसफी का रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी माना जाता है। ये 19th सेंचुरी के आसपास इमर्ज हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अगेंस्ट में इमर्ज हुई थी। According to Marxism, industrial revolution raised capitalism. Due to capitalism, the society get divided into two classes. First one, owner class and second one is worker class. यानी मार्क्सिज्म का ये मानना था कि जब औद्योगिक क्रांति आई थी, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो इसने पूंजीवाद को जन्म दिया, यानी कैपिटलिज्म को, जिसकी वजह से समाज में दो वर्ग बन गए, एक ओनर क्लास, दूसरा वर्कर क्लास। ओनर क्लास यानी जो फैक्ट्री का मालिक होता था, और वर्कर क्लास यानी जो उस फैक्ट्री में मजदूरी करता था। मार्क्सिज्म फिलॉसफी में ओनर क्लास के लिए जो शब्द यूज़ किया गया है वो है बॉर्जुआज, और वर्कर क्लास के लिए जो शब्द यूज़ किया गया है वो है प्रोलेटेरिएट। यहाँ पर मैं आपको मार्क्सिज्म की फ़िलॉसफी को थोड़ा और इजी वे में समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको एक वर्कर क्लास दिखाई दे रहा है, एक इंडस्ट्री है और एक ओनर क्लास। अब यहाँ पर इंडस्ट्री में दोनों लोग काम करते हैं, लेकिन वर्कर क्लास ज़्यादा काम करता है और उसको पेमेंट कम मिलता है, और जो ओनर है वो कम काम करता है, लेकिन जो कंपनी का प्रॉफिट है वो उसके पास जाता है, यानी ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा पैसा। अब जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा उसके पास पावर ज़्यादा होगी, और अगर पावर ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, जितने भी सोसाइटी में इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं उन पर उसका कंट्रोल होगा। ये जो ओनर क्लास है इनके पास प्रॉफिट दो तरीके से आता है, या तो वो प्रोडक्शन का मार्केट प्राइस इंक्रीज़ कर दें, या फिर जो वर्कर्स हैं उनकी कंपनी में उसकी सैलरी में कटौती कर दें, यानी कम कर दें। अब प्रोडक्शन का मार्केट प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में उस प्रोडक्शन के और ज़्यादा सप्लीमेंट हैं, यानी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो अगर आप अपना मार्केट प्राइस ज़्यादा रखोगे तो लोगों के पास और भी ऑप्शन है, वो दूसरी जगह से उस प्रोडक्शन को परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ओनर को लॉस। तो यहाँ पर वो क्या करता है ओनर, कि जो वर्कर्स हैं उनकी पेमेंट को कम कर देता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम करवाएगा लेकिन उतना पेमेंट नहीं देगा उनको। तो मार्क्सिज्म की फ़िलॉसफी इसी बात का विरोध करती है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन या कैपिटलिज्म आता है तो उस टाइम सोसाइटी दो क्लास में बढ़ जाती है, एक वर्कर क्लास, एक ओनर क्लास। ओनर अपने प्रॉफिट के लिए वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करता है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाता है और उनको मजदूरी कम देता है, और कंपनी का सारा प्रॉफिट अपने पास रखता है, जिससे कि ओनर क्लास के पास अब पैसा भी है और पावर भी। इससे क्या होता है कि वो सोसाइटी के सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मालिक बन जाता है। यहाँ से क्लास स्ट्रगल शुरू होता है, यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर बनता चला जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीब बनता चला जा रहा है। गरीब को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर गरीब आगे बढ़ जाएगा तो कैपिटलिज्म खतरे में आ जाएगा, यानी कि पूंजीवाद का अंत हो जाएगा। ओनर क्लास सप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉयटेड वर्कर क्लास। ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन, इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटीज़, द क्लास स्ट्रगल स्टार्टेड बिटवीन ओनर क्लास एंड वर्कर क्लास। इसका मतलब है कि जो पूंजीवादी वर्ग था वो मज़दूरों का शोषण करता था, उनके साथ अन्याय करता था, उनके साथ असमानता का व्यवहार करता था, जिससे दोनों क्लास के बीच में क्लास स्ट्रगल शुरू हो गया, यानी वर्ग संघर्ष। यहाँ पर क्लास स्ट्रगल या क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल टेंशन क्रिएट होना। ये तीनों एरिया एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं और एक दूसरे को इफ़ेक्ट भी करते हैं, यानी जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा उसके पास पॉलिटिकल पावर भी होगा, फिर वो अपनी नीड के बेस पे, अपने इंटरेस्ट के बेस पे पॉलिसी मेकिंग करवाएगा। फिर उसी पॉलिसीज़ को जब हम सोसाइटी में अप्लाई करेंगे तो सोसाइटी में एक अलग इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिससे सोसाइटी में जो क्लास डिवीज़न है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि एक क्लास का इंटरेस्ट दूसरी क्लास का इंटरेस्ट बने ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसी का ही लास्ट पॉइंट है, दिस फिलॉसफी हैड 3 component व्यू
इकोनॉमिकल व्यू, पॉलिटिकल व्यू एंड सोशल व्यू। मार्क्सिज्म की फ़िलॉसफ़ी के ये 3 कॉम्पोनेंट व्यूज़ हैं। मार्क्सिज्म ने इन तीनों एरिया को भी टारगेट किया है, क्योंकि ये तीनों एरिया इफ़ेक्ट होते हैं किसकी वजह से? क्लास स्ट्रगल की वजह से। तो ये था हमारा मार्क्सिज्म का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी दी किसने थी, यानी मार्क्सिज्म के फादर कौन थे। तो अब पढ़ेंगे हम मार्क्सिज्म का मेन पोर्शन, यानी फादर ऑफ मार्क्सिज्म और उसकी आइडियोलॉजी। मार्क्सिज्म फ़िलॉसफ़ी के फादर हैं कार्ल मार्क्स, जो कि एक जर्मन फ़िलासफ़र थे, और ये हेगल के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, जो कि एक आइडियलिस्ट थे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, मार्क्स आइडिया वाज पब्लिश्ड इन हिज बुक मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी कोलैबोरेटेड विद फ्रेडरिक एंगल। कार्ल मार्क्स का जो आइडिया था क्लास स्ट्रगल को लेके, जो कि एक थियोरी भी है, क्लास स्ट्रगल एक थियोरी भी है, ये पहली बार पब्लिश्ड हुई थी कार्ल मार्क्स की बुक में। उस बुक का नाम है मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। इस बुक को 2 लोगों ने मिलकर लिखा था, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने। फ्रेडरिक एंगल कार्ल मार्क्स के ही फ्रेंड थे, जो कि इनको बहुत सपोर्ट करते थे और इनकी आइडियोलॉजी को भी बहुत सपोर्ट करते थे। तो ये रहे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल। लेफ़्ट साइड में है कार्ल मार्क्स और राइट साइड में है फ्रेडरिक एंगल। कार्ल मार्क्स को मार्क्सिज्म का फादर कहा जाता है, और मार्क्सिज्म की जो फ़िलॉसफ़ी है उसमें फ्रेडरिक एंगल का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मेनली जो आइडिया था वो कार्ल मार्क्स का ही था। कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी ये कहती है कि सोसाइटी का प्रोग्रेस लेबर क्लास की वजह से होता है, और कैपिटलिज्म की वजह से, यानी पूंजीवादियों की वजह से लेबर क्लास बहुत ज़्यादा हैरेस है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड है। लेबर क्लास को उनके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग ना तो पेमेंट मिलता है, ना एजुकेशन मिलता है, ना कोई हेल्थ सर्विस मिलती है, और अलग से उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, इनइक्वालिटी होती है, इनजस्टिस होता है। इन्हीं सब का विरोध किया है मार्क्सिज्म की फ़िलॉसफ़ी ने। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्क्स की ही आइडियोलॉजी जो है कैपिटलिज्म को अपोज कर रही थी। मार्क्सिज्म के पहले भी सोशलिज्म आया था 18th सेंचुरी में। सोशलिज्म ने भी बहुत विरोध किया था कैपिटलिज्म का, लेकिन कार्ल मार्क्स सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से, उसके प्रिंसिपल से उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। वो और ज़्यादा इसको एक्सट्रीम लेवल पर ले जाना चाह रहे थे। Socialism already stood in against capitalism, but Marx didn't satisfied with the principle of socialism. इसका मतलब है जब समाजवाद आया था 18वीं शताब्दी में, उसने भी पूंजीवाद का बहुत विरोध किया था, लेकिन उसका जो विरोध था वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था, उतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर नहीं था, यानी कट्टर नहीं था, जितना कि मार्क्सिज्म ने पूंजीवाद का एक कट्टर विरोध किया है। Marx is strongly opposed to capitalism. He wanted to end capitalism and establish a communist society. मतलब कार्ल मार्क्स ये चाह रहा था कि पूंजीवाद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और उसकी जगह पे कम्युनिज्म आ जाए, यानी साम्यवाद आ जाए। और इसका लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, कार्ल मार्क्स गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासलेस सोसाइटी। यानी कार्ल मार्क्स ये चाहता था कि सोसाइटी में किसी भी तरीके का क्लास डिवीज़न ना हो, एक ही तरीके का वर्ग हो और सबको समान अधिकार प्राप्त हो। मार्क्सिज्म की फ़िलॉसफ़ी में कुछ शब्द यूज़ हुए हैं, जैसे सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म। इन सब का एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं कि एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए ये चीज़ है क्या। यहाँ पर मैं आपको कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म का एक बेसिक नॉलेज दे देती हूँ, लेकिन अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैं इसको एक डिटेल क्लास लेके आऊँगी इसकी कॉम्प्लेक्स टॉपिक करके, तो वहाँ पर आपको इसको मैं डिटेल में बहुत अच्छे से बताऊँगी। कैपिटलिज्म को हिंदी में पूंजीवाद कहते हैं, और पूंजीवाद का मतलब होता है कि पावर और पैसा समाज के किसी एक वर्ग के हाथ में होना। इसके बाद है सोशलिज्म, यानी समाजवाद। समाजवाद ये कहता है कि पैसा और पावर किसी एक वर्ग के हाथ में ना होके सरकार के हाथ में होना चाहिए, और सरकार जो है उसको समाज के सभी वर्गों में बराबर तरीके से बांटे, यानी इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट करे, यानी पैसा और पावर जो है सभी को बराबर रूप में, बराबर मात्रा में मिले। इसके बाद है कम्युनिज्म, यानी साम्यवाद। इसकी विचारधारा ये कहती है कि पैसा और पावर पब्लिकली हो, यानी कि ना तो इस पे गवर्नमेंट का अधिकार हो और ना ही किसी उच्च वर्ग का अधिकार हो, यानी समाज में हर वर्ग के पास एक समान संपत्ति हो, समान रूप से पैसा हो, समान रूप से अधिकार हो और समान रूप से पावर भी हो। इससे समाज में समानता बढ़ेगी और शोषण कम होगा एक वर्ग का दूसरे वर्ग के प्रति। अब ये समान रूप से पैसा, धन, संपत्ति कैसे बांटा जाए? इसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति जो कमा रहा है
वो अपनी धन संपत्ति का बराबर हिस्सा अपने आसपास के लोगों में बांटे। तो मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी थी ये क्रिटिसाइज़ भी हुई थी कि ऐसा अगर होने लगा कि एक व्यक्ति कमा रहा है और वो अपनी धन संपत्ति को बराबर बांट रहा है आसपास के लोगों में, तो जो कमा रहा है वो तो कमाता रह जाएगा और जो मतलब जिसको बांटा जा रहा है वो तो कुछ काम ही नहीं करेगा, वो बैठा रह जाएगा और उसे बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो फेल हो गई थी, वो आगे चली नहीं ज़्यादा और आज भी मार्क्सिज्म की फ़िलॉसफी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। यहाँ पर मैंने कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म को थोड़ा शॉर्ट में दिया है, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा। कैपिटलिज्म का मतलब है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे उनका प्राइवेटाइजेशन होगा, यानी किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा उस पर। सोशलिज्म गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी कि जितनी भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगी उस पर जो है अधिकार गवर्नमेंट का होगा, यानी सरकार का होगा। और उसके बाद है कम्युनिज्म, इसका है कि पब्लिक ओनरशिप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। कम्युनिज्म ये कहता है कि पब्लिक यानी सभी लोगों का एक समान अधिकार हो इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर, ना तो किसी गवर्नमेंट का हो और ना ही किसी प्राइवेट इंडस्ट्री का हो। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म फ़िलॉसफी। इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस इसको ऊपर ऊपर से याद रखिए, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बेसिकली कंसर्न है हमारे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशलॉजी सब्जेक्ट का। लेकिन क्योंकि हमारी एजुकेशन सब्जेक्ट में मार्क्सिज्म की फ़िलॉसफी है तो इनको थोड़ा एक बार पढ़ लेना बनता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ जाता है इससे रिलेटेड तो कम से कम आप एलिमिनेशन के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके 7 प्रिंसिपल्स हैं, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लास कॉन्फ्लिक्ट और क्लास स्ट्रगल, सरप्लस वैल्यू, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, रेवोल्यूशन और कम्युनिज्म। इसमें से जो मेन प्रिंसिपल्स हैं या मेन थियरीज़ हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, और इन तीनों में से जो मेन हमारे एजुकेशन सब्जेक्ट में पूछा जाता है बार बार वो है क्लास कॉन्फ्लिक्ट या क्लास स्ट्रगल। क्लास कॉन्फ्लिक्ट या क्लास स्ट्रगल की थियरी हमारे यूनिट 1 के सी सेक्शन में है, तो इसको तो मैं तभी पढ़ाऊँगी जब मैं सी सेक्शन पढ़ाऊँगी। तो अभी ये सातों जो प्रिंसिपल्स हैं इनको थोड़ा थोड़ा सा हम इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि याद रखने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। इसमें सबसे पहले है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। इस थियरी को या इस प्रिंसिपल को मार्क्स ने और एंगल्स ने दोनों ने मिलकर दिया था। यहाँ पर डायलेक्टिकल का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट से और मटेरियलिज्म का मतलब है हमारे फिज़िकल वर्ल्ड या एनवायरनमेंट से, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में या हमारी सोसाइटी में जो डेवलपमेंट होता है, जो प्रोग्रेस होती है या जो चेंजेस आते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आते हैं, यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इसके बाद है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इसमें हम ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए हैं, हमारे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कैसे चेंजेस आए हैं और हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी वो अब तक कैसे चेंज हुई है। और इन सब की स्टडी करने के लिए जिस मेथड या जिस प्रोसेस का यूज़ होता है वो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। यानी कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो कि एक मेथड भी है और एक प्रोसेस भी है, इसको अप्लाई किया जाता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए। इसके बाद है क्लास कॉन्फ्लिक्ट या क्लास स्ट्रगल, यानी कि जब किसी सोसाइटी में 2 ग्रुप हो जाते हैं, एक होता है ओनर क्लास, एक होता है वर्कर क्लास। इनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स में जब कोई इक्वालिटी नहीं रहती है तो क्लास स्ट्रगल शुरू होता है, यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन आता है और उस रेवोल्यूशन की वजह से सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज होता है। इसके बाद है सरप्लस वैल्यू, जिसका मतलब है प्रॉफिट से, यानी डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। ओनर्स को प्रॉफिट कमाने के लिए रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना होता है, जिसकी वजह से वो वर्कर से ज़्यादा काम लेता है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो ओनर ले जाता है और जो वर्कर होता है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्योंकि जो लेबर होता है वो अगर 8 घंटे काम करता है तो वो अपने ओनर को करोड़ों का फ़ायदा देता है, वहीं पर जो ओनर होता है वो लेबर को उसका मेहनताना देता है ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये या 2000 रुपये। इसके बाद है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। इसमें उस ट्रांजिशन की बात की गई है कि जब एक लेबर क्लास विद्रोह करना शुरू करता है और एक कैपिटलिज्म सोसाइटी को कम्युनिज्म सोसाइटी में कन्वर्ट होना पड़ता है। इसका अगला पॉइंट है रेवोल्यूशन। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जब सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल होगा तब रेवोल्यूशन होगा, और रेवोल्यूशन ही सोशल चेंज का कारण बनता है, जिससे सोशल फ्रेमवर्क चेंज होता है और हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट होता है। और इसका लास्ट पॉइंट है कम्युनिज्म।
कार्ल मार्क्स चाहता था कि कैपिटलिज्म पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और इसकी जगह पे कम्युनिज्म सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट हो, जिसमें कि सोसाइटी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसकी ओनरशिप ना तो प्राइवेट हो और ना ही किसी गवर्नमेंट के अंडर में, ये सारी ओनरशिप पब्लिकली हो। तो ये थे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म। अब पढ़ेंगे हम इम्प्लीकेशंस ऑफ मार्क्सिज्म फिलॉसफी इन एजुकेशन। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम एम्स ऑफ एजुकेशन को। टू एम्पावर द वर्किंग क्लास स्टूडेंट, यानी ऐसे स्टूडेंट जो वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं उनको एम्पावर करना। टू डेवलप रिस्पेक्ट फॉर लेबर क्लास, यानी बच्चों में लेबर क्लास के प्रति रिस्पेक्ट की भावना उत्पन्न करना। टू क्रिएट प्रोडक्टिव एंड फेथफुल सिटीज़न, बच्चों को प्रोडक्टिव और फेथफुल सिटीज़न बनाना। टू प्रोवाइड एजुकेशन बाय ओनली वन एजेंसी, नो प्राइवेट नो स्टेट, यानी एजुकेशन एक ही एजेंसी के थ्रू प्रोवाइड की जाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर ना तो किसी प्राइवेट एजेंसी का पावर हो और ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट का। टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट इनइक्वालिटी, इनजस्टिस एंड सप्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों को अन्याय, असमानता, शोषण और दमन के प्रति जागरूक करना। टू प्रोवाइड स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन इंस्टीड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एजुकेशन, बच्चों को कौशल प्रशिक्षण ज़्यादा देना चाहिए, ना कि उन्हें किसी अमूर्त चिंतन वाले ज्ञान के प्रति ज़्यादा सजग बनाना चाहिए। इसके बाद है सेक्युलर एजुकेशन, यानी एजुकेशन जो है डिस्क्रिमिनेशन फ्री होनी चाहिए, ना किसी जेंडर और ना ही कोई कास्ट सिस्टम या फिर कोई रिलीजन के बेस पे एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद है ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, यानी क्लासलेस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना। ऐसी सोसाइटी जहाँ पर किसी भी तरह का कोई क्लास ना हो, ना तो ओनर क्लास हो ना ही कोई वर्कर क्लास हो, एक ही क्लास हो और सबको इक्वली देखा जाए। ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है मार्क्सिज्म। इसमें बच्चों के फिज़िकल एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल एजुकेशन की बात की जा रही है, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन बच्चे को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाएगा, जिससे कि वो मेहनत करने में सक्षम रहे। टू प्रोवाइड पॉलिटेक्निक एजुकेशन, मार्क्सिज्म में पॉलिटेक्निक एजुकेशन की बात की गई है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स बेस्ड एजुकेशन की बात की गई है। इसके बाद है वोकेशनल एजुकेशन एंड वुमेन एजुकेशन, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू बच्चे जल्दी एम्प्लॉयड होते हैं। मार्क्सिज्म में महिला शिक्षा पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि कार्ल मार्क्स नो डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन की बात करते हैं, जिसमें वो महिला और पुरुष को समान शिक्षा का अधिकार देने की बात करते हैं। इसी में ही नेक्स्ट है टू डेवलप रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस, बच्चों में क्रांतिकारी भावना को सजग रखना। इस्टेब्लिश कॉमन स्कूल, यानी ऐसे स्कूल इस्टेब्लिश किए जाएं जहां पर सभी बच्चे एक ही जगह पर एक साथ पढ़ सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब घर के बच्चे अलग स्कूल में जा रहे हैं और अमीर घर के बच्चे अलग स्कूल में। यूनिवर्सल एंड फ्री एजुकेशन की बात करता है मार्क्सिज्म, जिससे कि गरीब बच्चे भी मुफ्त शिक्षा पा सकें और वो भी शिक्षित बन सकें। वर्क एक्सपीरियंस इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उन्हें वर्क एक्सपीरियंस भी कराना चाहिए। स्कूल में जब बच्चे का कोई खाली पीरियड होता है या फिर उनके लिए एक्स्ट्रा पीरियड लगाना चाहिए जहाँ पर बच्चे कुछ मैनुअली वर्क कर पाएँ। अब पढ़ेंगे हम करिकुलम। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, यानी बच्चों के जो करिकुलम बनाने चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होने चाहिए, कि जिससे बच्चे एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सीधे जॉब में लग पाएँ। इसी का नेक्स्ट है इंक्लूड कम्युनिस्ट मूवमेंट, बच्चों के करिकुलम में कम्युनिस्ट मूवमेंट्स यानी कि जो साम्यवाद के जो आंदोलन रहे थे उनकी हिस्ट्री वो सब ऐड करना चाहिए। स्किल एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, करिकुलम में ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन इंक्लूड करना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूड करने चाहिए जिससे कि बच्चे सीख पाएँ या जान पाएँ कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होता है और इसके प्रति उनको क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इस बारे में भी बताना चाहिए। एट प्राइमरी लेवल ओनली द मदर टंग शुड बी टॉट, यानी प्राइमरी लेवल पर बच्चों को सिर्फ मदर टंग ही सिखानी चाहिए। एट सेकेंडरी लेवल इंक्लूड फॉरेन लैंग्वेज, यानी मदर टंग के साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज भी सिखानी चाहिए। तो ये थे करिकुलम के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, जिसके बेस पे मार्क्सिज्म ने बताया है कि ऐसा करिकुलम डेवलप करना चाहिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म क्या क्या सब्जेक्ट इंक्लूड करने को कहे गए हैं करिकुलम में। मार्क्सिज्म ने इन सब्जेक्ट को सजेस्ट किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए।
मैथमेटिक्स, जर्नल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक, पेंटिंग, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जिनमें से जर्नल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, म्यूज़िक, पेंटिंग एंड गेम एंड स्पोर्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इसके बाद पढ़ेंगे हम टीचिंग मेथड्स के बारे में। मार्क्सिज्म की टीचिंग मेथड्स में कुछ मेथड्स सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें से लर्निंग बाय डूइंग मेथड, एक्टिविटी मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड एंड कोऑपरेटिव इंस्टीड ऑफ कॉम्पिटिटिव। मार्क्सिज्म में कोऑपरेटिव मेथड को ज़्यादा सुटेबल माना है इंस्टीड ऑफ कॉम्पिटिटिव मेथड। अब पढ़ेंगे हम रोल ऑफ टीचर, स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन। टीचर मस्ट बी डेडिकेटेड टू स्प्रेड मार्क्सिज्म व्यूज़, यानी जो टीचर है वो मार्क्सिज्म की फ़िलॉसफी को फॉलो भी करे और उसकी फ़िलॉसफी को स्प्रेड भी करे। इसके बाद है स्टूडेंट, कॉन्शियसली अवेयर अबाउट हिज सराउंडिंग, यानी उसके आसपास यानी उसकी सोसाइटी में क्या हो रहा है उसके बारे में वो अवेयर होना चाहिए, यानी कि इनइक्वालिटी, डोमिनेशन, सप्रेशन, इनजस्टिस, इन सभी के बारे में उसको पता होना चाहिए और उसका क्या रिएक्शन देना चाहिए उसके बारे में भी उसको पता होना चाहिए। इसके बाद है डिसिप्लिन। मार्क्सिज्म में सेल्फ डिसिप्लिन या ऑटोनोमस डिसिप्लिन को माना गया है। तो आज की क्लास में हमने मार्क्सिज्म की फ़िलॉसफी को भी कवर कर लिया है। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।